हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और मेरे ऐप पे चौहान एकेडमी और चौहान यूट्यूब चैनल एंड माय ऐप चौहान एकेडमी। आपका दोनों पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। अभी हमने टॉपिक 1 कवर नहीं किया है। टॉपिक 1 हमारा चल रहा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और जाना कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां आ रही थी और उसके बाद अंग्रेज आते हैं और कैसे अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। अपने साम्राज्य को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद हमने डच देखा, डच के बाद अंग्रेज। अब अंग्रेज के बाद कौन सी कंपनियां आई, अंग्रेजों को देख के कौन सी कंपनियां आई और अंग्रेजों के बाद एक और कंपनी आती है जो कि अंतिम कंपनी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसको आप लोग पिछले क्लासेस में जाके देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आने वाली। इसलिए आप लोग, मेरा सजेशन है कि पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें, तभी आप लोगों को आगे ये बात समझ में आने वाली है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है और उसके बाद यहाँ पे व्यापार का कार्यक्रम चालू होता है। फिर उसे देखकर डच को देख करके अंग्रेज और अंग्रेज को देख करके डेनिस आते हैं। डेनिस के बाद फ्रांसीसी, जो कि अंतिम कंपनी होगी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेनिस और फ्रांसीसियों के बारे में कि डेनिस और फ्रांसीसी कैसे आते हैं भारत में और उनका क्या क्या कार्य रहा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डेनिस के बारे में। तो डेनिस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या बीपीएससी एस्पिरेंट, आपको मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल्स में पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब हम लोग देखेंगे डेनिस कंपनी के बारे में। तो अंग्रेजों के पश्चात 1616 ईस्वी में डेनिस कंपनी का आगमन हुआ। अंग्रेजों के बाद डेनिस कंपनी आती है 1616 ईस्वी में। अंग्रेजों के बाद डेनिस कंपनी का आगमन होता है और प्रथम कंपनी अपने कहाँ बनाती है, ट्रैंकोवार तमिलनाडु में बनाती है 1620 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेनिस भारत आ जाते हैं और 1620 ईस्वी में ट्रैंकोवार तमिलनाडु में ये अपनी कंपनी स्थापित करती हैं। पहली कंपनी, डेनिस की पहली कंपनी थी, ट्रैंकोवार में स्थापित हुई थी 1620 ईस्वी में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फिर दूसरी कंपनी बंगाल में स्थापित होती है। तो इस क्रम में दूसरी कंपनी स्थापित होने के क्रम में क्या होता है कि 1643 से 1669, 1643 से 1669 तक डेनिस कंपनी की स्थिति नगण्य हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है और कुछ भी खास यहाँ पे भारत में वो नहीं कर पा रही थी और उसको कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा था। तो स्थिति नगण्य हो गई थी यहाँ पे। और उसके बाद 1640 ईस्वी में 1617 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना होती है। तो स्थिति नगण्य हो जाती है। उसके बाद डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर से स्थापना होती है 1670 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरी कंपनी के बारे में देखेंगे। दूसरी कंपनी बनती है जब डेनिस कंपनी का दोबारा से पुनर्गठन होता है, तो दूसरी कंपनी बनती है और वो थी बंगाल के श्रीरामपुर में। 1676 में दूसरी कंपनी की स्थापना हो जाती है 1676 में। उसके बाद दूसरी कंपनी बन जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब दूसरी कंपनी बनती है तो भी डेनिस को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और यहाँ पे अंग्रेजों और इसके बीच भी संघर्ष होता है। और उसके बाद क्या होता है, 1745 ईस्वी में कंपनी इंग्लैंड को बेच करके वापस चले जाती है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को अपना सारा कुछ बेच देती है और वापस चली जाती है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से डेनिस कंपनी अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीति के सामने भारत में नहीं टिक सकी। तो अंग्रेज लोग पहले से ही कूटनीतिक थे और उनसे डेनिस की प्रतिद्वंदिता अक्सर हो रही थी, जिसके कारण डेनिस कंपनी यहाँ पे अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाती और 1745 ईस्वी में अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच देती है और यहाँ से वापस चली जाती है। तो ये छोटा सा इतिहास था डेनिस कंपनी का, जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए और क्वेश्चन इनसे ही आ सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी सबसे लास्ट में आई थी और अंग्रेजों को बिल्कुल टक्कर देने वाली थी, और एक जगह पे तो अब लगता है कि फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों को टक्कर दे ही देगी, अंग्रेजों को यहाँ से वापस भेज देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अंग्रेज सफल हो गए और फ्रांसीसी असफल हो गए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, इसका नाम था कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस। इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में होती है, 1664 में इसकी स्थापना हो जाती है फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा। फ्रांस के जो राजा थे लुई 14वां, उनके जो मंत्री थे कॉलवर्ट, उन्होंने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1664 में। 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी दल फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आता है, तो और ये फ्रांस में ही कंपनी स्थापित हो जाती है। उसके बाद 1667 में 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी दल के नेता फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आते हैं लोग, और दिसंबर 1667 में पहली फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रांसीसी कंपनी भी और सब कंपनियों की तरह अपनी जगह पे बन जाती हैं, और उसके बाद में भारत आती हैं और फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में आती हैं, और 1667 में सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित होती है फ्रांसीसियों की 1667 में। फिर फ्रांसिस कैरो को फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस कैरो को ही कहा जाता था, जिन्होंने यहाँ पे आके कंपनी स्थापित किया था, और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो गई थी। ये फैक्ट्स हमें याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एनसीईआरटी से भी कवर अप किया गया है। फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडिचेरी को 1674 ईस्वी में विकसित किया था। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडिचेरी को विकसित किया था। वहां फोर्ट लुई किले का निर्माण कराया फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास के पांडिचेरी में 1674 ईस्वी में विकसित किया था। वहां पे फोर्ट लुई का किला स्थापित कराया था फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में, ये हमें याद रखना है। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार सतमाहे, 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार कर लिया, और फ्रांसीसी तेजी से अपना क्षेत्र बढ़ाने में लगे हुए थे। यहाँ पे आए थे वो व्यापार करने के लिए, लेकिन तेजी से अपना क्षेत्र को बढ़ाने में लग गए। 1721 में मॉरिशस पर कब्जा किया, 1724 में मालाबार सतमाहे पर कब्जा किया, 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया, और अपने क्षेत्र को तेजी से बढ़ाने लगे, और अंग्रेजों के साथ प्रतिद्वंदिता की भावना उनमें आ गई। व्यापार वो भूल गए और यहाँ पे वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे, जिससे अंग्रेजों से उनकी टकराहट शुरू हो जाती है। और अंग्रेजों से टकराव उनके भारत में हो रहे थे, और भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाहर यूरोप में भी झगड़ रहे थे, और उसके कारण भारत में भी उनसे लड़ाई हो रही थी, मतलब बाहर में भी लड़ाई हो रही थी, और इस कारण से भारत में भी झगड़ा हो रहा था, और व्यापार नहीं करना उनका मुख्य मुद्दा रहा। फ्रांसीसी यहाँ पे आए थे व्यापार करने, लेकिन वो अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, जिससे अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुए, जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में पढ़ेंगे। ये 3 हुए थे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जो कि 20 वर्षों तक चला था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्षों तक चले संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से छीन हो गई और भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 20 वर्षों में फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो गई थी, क्योंकि उनके पास अब नौसेना का उतना बड़ा बेड़ा भी नहीं रहा था, और अंग्रेज यहाँ पे अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए हर बार की तरह आगे आ जाती है, और उसके बाद फ्रांसीसियों को देश से बाहर निकाल देती है। इसके कुछ प्रमुख कारण भी रहे हैं, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था वार 1746 से 48,
दूसरा हुआ था 1749 से 54 और तीसरा हुआ था 1756 से 63 के बीच में। ये तीनों युद्ध जो है निर्णायक युद्ध रहे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और लास्ट में वांडीवास में तीसरा कर्नाटक युद्ध होगा और उसके बाद अंग्रेजों का फ्रांसीसियों का पत्ता पूरी तरह से भारत में साफ हो जाएगा और अंग्रेज यहाँ पे एक छत्र राज करने लगेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। और भारत के साथ साथ भारत के बाहर ऑस्ट्रिया में भी भारत जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हो रहा था, जिसको डिटेल्स में पढ़ना है हमें। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और अब हम देखते हैं फ्रांस के पतन के कारण क्या थे। तो डुप्ले की वापसी, डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है। डुप्ले जब पूरे अपने चरम पे था और ऐसा लगने लगा था कि भारत में अब फ्रांसीसियों की विजय होने वाली है, तभी फ्रांस से डुप्ले को वापस, भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। लाली की अदूरदर्शिता, लाली जो है काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो अदूरदर्शी था, जिसके चलते हुए फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी नौसेना कमजोर होना और फ्रांसीसी नौसेना लगातार युद्ध करने से कमजोर हो गई थी और अंग्रेजों के सामने टिक ना सकी। और अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अंग्रेज पहले भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर चुके थे और इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेनिस आते हैं, डेनिस भी भारत अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और फ्रांसीसी तो टिक गए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो अंग्रेजों से पीछे रह गए और अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित कर देते हैं। और ये तीन महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, निर्णायक युद्ध, जिससे अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर देंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके बाद ये युद्ध के बाद हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा और बाकी हमारा टॉपिक 1 खत्म होने में। ये डिटेल्स में पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस ज्यादा बना सकते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड है तो हमें धीरे धीरे इसको कवर अप करना है, ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे और हम पढ़ते भी रहे। और आप लोग पिछला वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा। और ये सारा कुछ जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत जरूरी है। इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सारा चैप्टर कवर अप नहीं होने वाला है। तो आप लोग इसको भी देखिए और एनसीईआरटी भी पढ़े और मेरे ऐप को और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। तो आज मेरा नया कोर्स भी लॉन्च हुआ है यूपीएससी के रिगार्डिंग, जो 951 रुपीज़ का है। तो इसको आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो चौहान एकेडमी में परचेज कर सकते हैं। ये यूपीएससी के लिए स्पेशली है। और बीपीएससी वाला सफलता एक्सप्रेस तो लॉन्च हो ही चुका है, जिसका आज प्राइस लास्ट डेट है बढ़ जाएगा, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छे समझ में आएगा तो आप इसे 1 से 2 बार देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा और नॉलेज और गेन होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।